नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के टेट गुरु एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से सीटेट के पर्यावरण का दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष सीटेट में पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं प्रश्नों की। हमारा पहला टॉपिक है, कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। इंडियन रॉबिन। इसका घोंसला घास, ऊन, नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई आदि के मिश्रण से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, कलचड़ी पक्षी जो होती है अपना घोंसला तैयार करती है, तो उसके घोंसले में अनेक प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे घास हो गया, ऊन हो गया, पतली पतली टहनियाँ हो गई, जड़ें हो गई, बाल हो गया और रुई, इन आदि के मिश्रण से अपने घोंसले को बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है कोयल। कोयल के विषय में बताया गया है कि कोयल के विषय में जानिए क्या लिखा हुआ है। तो कोयल जो है, यह चिड़िया अपना घोंसला नहीं बनाती। जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। देखिए दोस्तों, बता देना चाहते हैं, कोई भी पक्षी हो अपना घोंसला नहीं बनाती। वो घोंसला तभी बनाती है जब उसे अंडे देने होते हैं। तो ये कह रहा है कि कोयल जो होती है वो अंडे देने के समय पर भी घोंसले को नहीं बनाती, बल्कि अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है दोस्तों, किसके घोंसले में देती है? तो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। अब कौवा का विशेषण देखिए क्या है। कौवा अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर, ये देखिए टॉपिक कई बार पूछा है सीटेट में। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है, जिसमें लकड़ी की टहनियाँ, लोहे के तार आदि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौवा जो अपना घोंसला बनाता है तो पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाली पर बनाता है, और उसका घोंसला किससे बना होता है? टहनियों से बना होता है, और एक आध उसमें लोहे के तार भी मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। गौरैया। अब गौरैया की विशेषता देखिए। गौरैया यह एक मानव के पास रहने वाली पक्षी है। जी हाँ दोस्तों, गौरैया जो होती है ना, हमेशा गांव में या फिर मानव की बस्तियों के आसपास ही ये रहती हैं। ये अपना घोंसला हमारे घरों में कहीं भी बना लेती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ रहती हैं? ये मानव के पास रहने वाली पक्षी है, और ये अपना घोंसला हमारे घरों में कहीं पर भी ये बना लेती हैं। किसी भी मतलब अगर कच्चा मकान है तो कच्चा मकान में बांस वगैरह या फिर मड़ी वगैरह में, या फिर पक्का मकान है तो कहीं भी छोटे मोटे छेद वगैरह होते तो उसमें अपना ये घोंसला बनाती है। फख्ता पक्षी। फख्ता पक्षी क्या है? यह अपना घोंसला मेहंदी या कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में बनाती है। तो फख्ता पक्षी के विषय में आप जान लीजिए दोस्तों, जानना ज़रूरी है कि ये भी टॉपिक कई बार पूछा है कि जो फख्ता पक्षी है, फख्ता पक्षी जो है ना, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? मेहंदी या कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है। अगला है जी दोस्तों, वीवर पक्षी। वीवर पक्षी को बुनकर पक्षी, देखिए वीवर पक्षी को और किस नाम से, जो वीवर पक्षी है इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वीवर पक्षी के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? वीवर पक्षी को बुनकर पक्षी
या फिर इंजीनियर पक्षी या फिर बया पक्षी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। इसे बुनकर पक्षी, कौन सा? बुनकर पक्षी, इंजीनियर पक्षी तथा बया पक्षी भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका बया पक्षी, इंजीनियर पक्षी और बुनकर पक्षी। ये दोस्तों आप नहीं भूलेंगे। ये अपना घोंसला नदी या नहर के किनारे झाड़ियों में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, नदी या नहर किनारे पेड़ों पे या छोटे छोटे झाड़ियों में अपना ये घोंसला लगाते हैं। और क्या करते हैं, सरपत के बारीक बारीक पत्तियों को या फिर फसलों के पत्तियों को ये बारीक बारीक फाड़ करके उसी से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। और इनकी विशेषता एक और होती है कि सभी नर विवर पक्षी एक से अधिक घोंसला बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इन पक्षियों में जो नर होते हैं वो घोंसले का निर्माण करते हैं और घोंसला एक नहीं कई घोंसले बनाते हैं। और उसमें जब घोंसला बन के तैयार हो जाता है तो फिर वो मादा बीवर को बुलाते हैं और मादा बीवर आती है और सारे घोंसलों का वो क्या करती है, मुआयना करती है, देखती है और उसे जो घोंसला पसंद आता है फिर उसी घोंसले में वो अपने अंडे को देती है। तो मादा पक्षी आकर किसी एक घर का चुनाव अंडे देने के लिए करती है ना दोस्तों, मज़ेदार बातें, अंडे देने के लिए करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पक्षी की तरफ। अगला पक्षी है शकरखोरा पक्षी। शकरखोरा पक्षी क्या होता है? तो शकरखोरा पक्षी को सनबर्ड, कौन सा? सनबर्ड। देखिए अभी तो एक साल पहले ये प्रश्न को पूछा गया था, तो शकरखोरा ने लेकर के सनबर्ड लिखा हुआ था। तो सनबर्ड, शकरखोरा पक्षी को सनबर्ड या फिर फूल चूसनी या फिर थुनथुनी आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, शकरखोरा न लिख करके बल्कि पूछ लेगा कि सनबर्ड या फिर फूल चूसनी या फिर थुनथुनी, ये सभी किसके नाम है? शकरखोरा पक्षी के ही नाम है। ये अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ पर या झाड़ी पर बनाते हैं। इनके घोंसले में घास, टहनी, सूखे पत्ते, रुई, छाल, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शकरखोरा पक्षी के जो घोंसले होते हैं तो उसमें क्या होता है, घास होती है, टहनी होती है, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती है, छाल होता है या कपड़े के चिथड़े मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े उसमें होते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं? तो नर जो होता है वो काले बैगनी, नर कैसे होते हैं? काले बैगनी रंग के और मादा ऊपर से जैतून कलर तथा नीचे से पीले रंग की होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख करके पहचान सकते हैं कि वो नर है या मादा है। तो नर जो होता है वो काला बैगनी होता है और वो मादा जो होती है वो ऊपर से देखने पे जैतून कलर और नीचे पेट में देखेंगे तो पीले रंग की होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो चोंच होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और पतले चोंच की वजह से ये फूलों में क्या करती है, फूलों पे से अपना ये भोजन ग्रहण करती है या कभी कभार ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती है। ये एकदम बेचैन होती है, मतलब इस फूल से उस फूल पे, इस फूल से उस पे लगातार ये इधर उधर कूदती रहती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कबूतर। तो कबूतर के विषय में क्या बताना, सभी लोग जानते हैं। तो कबूतर पक्षी अपना घोंसला पुराने मकानों या खंडहर में बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसे क्या पसंद है, खंडहर या फिर पुराने मकान, ऐसी ही जगहों पर अपने भोजन को बनाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी टॉपिक हमारी है दर्जिन चिड़िया। जी हाँ दोस्तों, दर्जिन चिड़िया, इसका नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि यह इसकी कलात्मक ढंग से ये अपने घोंसले का निर्माण करती है, इसलिए क्या इसको सिल करके निर्माण करती है, इसे दर्जिन चिड़िया कहते हैं। तो इस चिड़िया का नाम इसके घोंसला बनाने की कला के कारण यह नाम पड़ा है। इसे टेलर चिड़िया, कौन चिड़िया, टेलर चिड़िया या फुदकी चिड़िया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दर्जिन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया होती है जो क्या करती है ना, दो चार पत्तों को आपस में एकदम टेलर की तरह, मतलब जैसे एक सिलाई करने वाला व्यक्ति कपड़े को सिलता है उसी प्रकार से वो दो तीन पत्तों को सिल करके एक गड्ढे थैली जैसा घोंसले का निर्माण करती है और फिर उसी में वो अंडे देती है। तो यह अपनी
नुकीली चोंच से पेड़ के पत्तों को सिल देती है और एक अनोखा घोंसला बनाती है। यह घोंसला थैले जैसा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? थैले जैसा दिखाई पड़ता है, जिसमें वो अपने अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, सारे टॉपिक किसी ना किसी वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इससे सारे टॉपिक को आप ढंग से देखिए और याद रखिएगा। बसंत गौरी चिड़िया, इसकी विशेषता देखिएगा कि यह 9 से 30 सेंटीमीटर लंबे या भूरे रंग के होते हैं। बसंत गौरी चिड़िया की जो हाइट होती है या फिर जो साइज़ होती है वो 9 से 30 सेंटीमीटर के बीच होती है और ये हरे या भूरे रंग के होते हैं। इनका सर बड़ा और पूँछ छोटी होती है। सर कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है, सर थोड़ा बड़ा होता है और पूँछ छोटी होती है। यह अपना घोंसला पेड़ के तने को काट कर गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। देखिए दोस्तों, ये अपना जो घोंसला निर्माण करते हैं वो क्या करते हैं? चोंच से क्या करते हैं कि किसी पेड़ में काट करके उसमें एक गड्ढा जैसा बना देते हैं और फिर उसी में क्या करती है? अंडे देती है। और बसंत गौरी चिड़िया को बारबेट पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बसंत गौरी पक्षी को बारबेट पक्षी भी कहते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के दुश्मन। अब पक्षियों के दुश्मन कौन कौन होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कभी ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो पक्षियों के दुश्मन मानव और जानवर या पक्षी तीनों होते हैं। मतलब जो पक्षियों के दुश्मन वो मानव भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है और पक्षी खुद होते हैं। जैसे बिल्ली, चूहे, गिलहरी, कौवा आदि मौका पाते ही इनके अंडे चुरा लेते हैं। इन 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 ये सब ऐसे होते हैं जो पक्षियों के अंडे को जैसे उनको मौका मिलता है अंडे को चुरा करके या तो निकल जाते खा जाते हैं या फिर उसे फोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो सभी पक्षी घोंसला केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप जानते रहिएगा कि सभी पक्षी घोंसला तभी बनाते हैं जब उनको अंडे देने होते हैं और जैसे ही अंडे से बच्चे थोड़े निकल करके जो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो घोंसला वो छोड़ देते हैं। अंडे से निकल कर बच्चे बड़े होने पर घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सब पता चल गया होगा कि जो पक्षी होते हैं वो घोंसला तभी बनाते हैं जब उनको अंडे देने होते हैं और फिर वो घोंसले में अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो फिर वो घोंसले को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को काटने एवं फाड़ने के काम आते हैं। जी दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बिल्ली के दांत जो नुकीले होते हैं जो मांस को काटने या फाड़ने का काम करते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के काम आता है। जी दोस्तों, गाय के जो दांत होते हैं आगे के थोड़े छोटे होते हैं तो वो घास को क्या करता है? काटता है या पत्ते को काटने का काम करता है। गाय के पिछले दांत बड़े और चपटे होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। या दोस्तों समझ गए, गाय के जो आगे के दांत होते हैं तो छोटे होते हैं जो पत्तियों को काटने का कार्य करते हैं और पिछले जो दांत होते हैं बड़े और चपटे होते हैं जो उन घासों को चबाने के काम आते हैं। अगला टॉपिक है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। या दोस्तों, ये कई बार इस टॉपिक को पूछा गया तो इसे आप ढंग से पढ़ लीजिए। और देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सी टेट में अधिकतर प्रश्न क्या होता है? रिपीट होते हैं। तो प्रश्न क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गिलहरी के जो दांत होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, जिसे छोटा रखने के लिए वह अपने दांत को घिसती रहती है, अर्थात आपस में रगड़ती है ताकि वो ज़्यादा बड़े ना हों। अगली पॉइंट है सर्प के दांत नुकीले होते हैं। जी दोस्तों, सर्प के दांत नुकीले होते हैं परंतु वो अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि निगलता है। जी दोस्तों, सर्प के दांत नुकीले तो होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि क्या करता है? निगल जाता है।
और एक बात और बता देना चाहता हूँ, सर्प के जो नुकीले दांत होते हैं जिसे वो डंक मारता है, उस डंक वाले दांत को विषदंत कहते हैं। ये दोस्तों ये भी प्रश्न को पूछा गया कि जिससे सर्प डंक मारता है उस दांत को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विषदंत। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्यों के दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, मनुष्यों के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, जो काटने के लिए होता है। जो कृंतक होता है किसके लिए होता है, काटने के लिए। दूसरा रदनक, किस लिए होता है, फाड़ने के लिए। और तीसरा है चौड़क, जो चबाने के लिए। और अगर चौड़क क्या होता है, वो भी चबाने के लिए। तो चौड़क और चौड़क जो होते हैं वो चबाने के लिए होते हैं, और रदनक फाड़ने के लिए होता है, और कृंतक काटने के लिए होता है। तो ये मनुष्यों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, चौड़क और अग्रचौड़क। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो गया, कृंतक, रदनक, चौड़क और अग्रचौड़क, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा पीसे हुए, पैसे नहीं बल्कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल उपयोग में किए जाते हैं। ये दोस्तों गलती से हो गया। तो मधुबनी चित्र जो होता है, चित्रों में जो चित्रकार जिनका प्रयोग करता हो क्या होते हैं, चावल के रंगीन घोल का उपयोग किया जाता है। मधुबनी एक चित्रकला है जिसका संबंध कहाँ से है, बिहार से। तो दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ को कि किसके, चावल के रंगीन घोल, ये पूछता है चावल के रंगीन घोल, और इस मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है, तो वो है बिहार के मिथिला से या बिहार से। इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो मिथिला जिला, वहाँ मिथिला जो स्थान है वहाँ से इसका संबंध है, तो इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। यह विशेषकर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इन चित्रों को बनाने में हल्दी, नील, फूल के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इन चित्रों में इंसान, जानवर, अब देखिए मधुबनी जो चित्रकला है उसमें क्या क्या बनाते हैं, तो उसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्रकला का नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल ही गया हो कि जो मधुबनी चित्रकला में चावल के घोल का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ उसमें फूलों के रंग और नील आदि का प्रयोग किया जाता है। और उस चित्रकला में हम किसका चित्र बनाते हैं, इंसान का, जानवर का, पेड़ का, फूल का, पक्षी का, मछलियों का आदि का चित्र बनाते हैं। और यह चित्रकला का नाम जो है मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। और मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है, बिहार से या फिर बिहार के मिथिला से है। अगली पॉइंट है, यह चित्रकला बहुत ही पुरानी है जिसका संबंध बिहार के मधुबनी जिले से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगली टॉपिक की तरफ। अगली टॉपिक है, अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बिकते मिलेंगे। और अहमदाबाद है कहाँ दोस्तों, तो अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।